नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे बहनों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है 2026 आने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा एग्जाम के लिए आप सब लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और आपका ये दोस्त, आपका ये मित्र, आपका ये भाई रामू कुमार गोस्वामी अपने चैनल एग्जाम मित्र प्लस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अग्रवाल कक्षा 12 फिजिक्स यानी कक्षा 12 क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की मतलब अनसॉल्व्ड सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले क्वेश्चन लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं। तो जो अग्रवाल प्रकाशन का पहला सेट चल रहा है 2025 सेट नंबर 1, जिसका कोड बच्चों क्या है, JS है। तो इसका 5वां पार्ट स्टार्ट हो चुका है। इसका प्रत्येक प्रश्न बच्चों 5 नंबर का है। इसका प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है। सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि लिखना है। क्या करना है, इसकी संरचना नहीं लिखना है। पहले पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, हाँ थोड़ा संरचना के बारे में भी लिखना है। उसके बाद सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि लिखना है। तो आइए सबसे पहले आपको हम सरल परिपथ बनाकर बताते हैं। सरल परिपथ में बच्चों क्या करना है, तुमको एक ट्रांसफार्मर का कोड बनाना है। ट्रांसफार्मर का जो कोड होता है वो क्या होता है, इसमें नर्म लोहे की। दरअसल बच्चों ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। हमने पीछे इसी अंसाल में ट्रांसफार्मर के बारे में पीछे के क्वेश्चन में बताया है। तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लेना है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की विशेषता ये होती है, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तुम्हारा बच्चों। ऊंचाई, यहाँ जगह कम है, चलो हम ये ट्रा का मतलब है ट्रांसफार्मर। तो एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लेते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की जो बच्चों पहली कुंडली होती है वो तांबे के मोटे तार की होती है और कम फेरों वाली होती है। ये फर्स्ट कॉइल है। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली बच्चों होती है ये तांबे के पतले तार की होती है और अधिक फेरों वाली होती है। तो हमने यहाँ पर एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लिया जिसकी ये पहली कुंडली बच्चों क्या है, पहली कुंडली है। और ये इसकी दूसरी कुंडली है। और पीएन संधि को बच्चों पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की तरह प्रयोग करने के लिए 2 पीएन संधियों का प्रयोग किया जाता है। कितनी, 2। अब पीएन संधि का जो बच्चों डायग्राम होगा, पीएन संधि का जो परिपथ डायग्राम बनता है वो इस टाइप से बनेगा, एक त्रिभुज टाइप का बनेगा। और यहाँ पर एक खड़ी लाइन खींची जाएगी। ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है ये बच्चों एनोड का काम करता है और जो ये खड़ी लाइन है ये कैथोड का काम करती है। ये त्रिभुजाकार जो क्षेत्र है इसको पी टाइप कहते हैं, इसको बच्चों पी टाइप कहते हैं। और ये जो खड़ी लाइन है ये एन टाइप को रिप्रेजेंट करती है। तो ये इसका डायोड परिपथ हो गया, किसका, पीएन संधि का। और इसमें 2 पीएन संधियों का प्रयोग करते हैं। तो दूसरी पीएन संधि इस स्थिति में लगाते हैं। ये त्रिभुजाकार क्षेत्र पी टाइप होता है बच्चों और ये जो खड़ी लाइन होती है एन टाइप को रिप्रेजेंट करती है। ये इसका डायोड परिपथ है पीएन संधि का। तो इसमें 2 पीएन संधियों का प्रयोग किया जाता है। कितनी पीएन संधियों का, 2 पीएन संधियों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एक पीएन संधि हमने इसको आप पहली मान सकते हो, पीएन संधि, इसको आप पहली पीएन संधि मान सकते हो। ये फर्स्ट पीएन जंक्शन है और ये बच्चों सेकंड पीएन जंक्शन है। अब इतना बना लेने के बाद देखिए इसकी हम थोड़ा भाषा आपको बताते हैं, आप कैसे लिखोगे। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हेडिंग डालोगे संरचना। इसमें सबसे पहली हेडिंग क्या डाली जाएगी, संरचना। देखिए संरचना के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, संरचना के अंतर्गत लिखेंगे पीएन संधि को। किसको बच्चों, पीएन संधि को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की तरह प्रयोग करने के लिए, पीएन संधि को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की तरह प्रयोग करने के लिए एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरे जे को, इसमें मान लीजिए 2 सिरे हैं, एक जे सिरा है और दूसरा इसका जो बच्चों है वो के सिरा है। इस कुंडली के पास 2 सिरे हैं, ये पहला सिरा जे हो गया, मान लीजिए इसका कोई भी नाम रख सकते हो, एम एन जे के। तो इसके पास 2 सिरे हैं। तो इसमें पुनः बता रहे हैं क्या लिखोगे, संरचना में लिखोगे बच्चों पीएन संधि को, किसको, पीएन संधि को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की तरह प्रयोग करने के लिए एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरे जे को पहली पीएन संधि के पी टाइप के क्रिस्टलों से जोड़ देते हैं। पहली पीएन
पहली पीएन संधि के पी टाइप के क्रिस्टलों से जोड़ देते हैं। यानी प्राथमिक कुंडली के सिरे जे को पहली पीएन संधि के पी टाइप के क्रिस्टलों से जोड़ देते हैं और सिरे के को दूसरी पीएन संधि के पी टाइप के क्रिस्टलों से जोड़ देते हैं। यानी इस सिरे जे को भी पी टाइप से जोड़ा गया है, इस सिरे के को भी पी टाइप से जोड़ा गया है तथा दोनों एन टाइप के क्रिस्टलों व द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु के बीच एक लोड प्रतिरोध आर्यल तथा एक बाह्य वैद्युत परिपथ जैसे वैद्युत बल्ब लगा देते हैं। तो इस तरीके से इसकी संरचना लिखी जाएगी। दोबारा हम संरचना को पुनः रिपीट कर रहे हैं बच्चों। इसमें लिखना है तुमको पीएन संधि को पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तरह प्रयोग करने के लिए एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरे जे को पहली पीएन संधि के पी टाइप के क्रिस्टलों से तथा सिरे के को दूसरी पीएन संधि के पी टाइप के क्रिस्टलों से जोड़ देते हैं। दोनों एन टाइप के क्रिस्टलों व द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु के बीच एक लोड प्रतिरोध आर्यल, देखिए ये द्वितीय कुंडली का मान लीजिए मध्य बिंदु है और दोनों एन टाइप के क्रिस्टलों के मध्य बिंदु के बीच एक लोड प्रतिरोध आर्यल तथा एक बाह्य वैद्युत परिपथ जैसे वैद्युत बल्ब लगा देते हैं। तो ये रही इसकी कि कैसे प्रयोग किया जाता है, यानी संरचना रही। अब अगली हेडिंग डालेंगे बच्चों इसमें कार्यविधि। क्या डालेंगे अगली हेडिंग? कार्यविधि। अब देखिए जब कार्यविधि लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर क्या होता है, प्राथमिक कुंडली को बच्चों प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ा जाता है। यानी इस पर अल्टरनेटिंग करंट लगाई जाती है। कैसी करंट लगाई जाती है? अल्टरनेटिंग करंट का पहला आधा चक्र धन दिशा में होता है, दूसरा आधा चक्र ऋण दिशा में होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा? प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें लिखना है कार्यविधि में लिखना है बच्चों। क्या लिखना है आइए देखते हैं कि सर्वप्रथम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का स्रोत प्राथमिक कुंडली पर लगाते हैं, जिससे प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है। चूंकि इसी क्रोड से, मतलब इसी कुंडली से क्रोड संबंधित है और इसी क्रोड से द्वितीय कुंडली भी संबंधित है। चूंकि इसी कुंडली से क्रोड संबंधित है और इसी क्रोड से द्वितीय कुंडली भी संबंधित है, अतः द्वितीय कुंडली में भी उसी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा बहती है। धारा के पहले आधे चक्र में सिरा जे धन विभव पर आ जाता है। धारा के पहले आधे चक्र में क्या होता है बच्चों, सिरा जे जो है तुम्हारा ये किस विभव पर आ जाता है? धन विभव पर आ जाता है। और सिरा के जो होता है बच्चों ये ऋण विभव पर आ जाता है। धारा के पहले आधे चक्र में सिरा जे धन विभव पर तथा सिरा के ऋण विभव पर आ जाता है, अतः पहली पीएन संधि अग्र अभिनत में आ जाती है। पहली पीएन संधि जो है बच्चों अग्र अभिनत में आ जाती है और दूसरी पीएन संधि देखिए बच्चों इस समय कहाँ चली गई? उत्क्रम अभिनत में चली जाती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से जब जुड़ जाए और पॉजिटिव जब पॉजिटिव से जुड़ता है तो अग्र अभिनत होता है, और जब पीएन संधि अग्र अभिनत में होती है तो धारा बहती है, और जब पीएन संधि का पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ जाए तो पीएन संधि उत्क्रम अभिनत में आ जाती है और पीएन संधि के कारण धारा नहीं बहती है। तो इस प्रकार से धारा के पहले आधे चक्र में सिरा जे धन विभव पर होता है, अतः पहली पीएन संधि अग्र अभिनत में आ जाती है और सिरा के ऋण विभव पर होता है, अतः दूसरी पीएन संधि उत्क्रम अभिनत में आ जाती है। इस प्रकार पहली पीएन संधि अग्र अभिनत में होने के कारण बाह्य वैद्युत परिपथ में धारा बहती है। तो धारा का जो पहला आधा चक्र हुआ जब सिरा धन विभव पर था तो पहली पीएन संधि अग्र अभिनत में है, इसके कारण यहाँ धारा वही होगी, और दूसरी पीएन संधि उत्क्रम अभिनत में है, इसके कारण यहाँ धारा नहीं वही होगी। आगे लिखोगे धारा के दूसरे आधे चक्र में सिरा जे जो होता है ये ऋण विभव पर आ जाता है। सिरा जे ऋण विभव पर आ जाता है, सिरा के धन विभव पर आ जाता है, अतः पहली पीएन संधि उत्क्रम अभिनत में आ जाती है और दूसरी पीएन संधि अग्र अभिनत में आ जाती है। अतः अब दूसरी पीएन संधि के कारण बाह्य वैद्युत परिपथ में धारा बहती है। इस प्रकार बाह्य वैद्युत परिपथ में लगातार धारा बहती है।
मतलब जब पहला आधा चक्र प्रत्यावर्ती विभव का धन दिशा में होता है तो इस पीएन संधि के कारण इसमें धारा बहती है, और दूसरे आधे चक्र में इस पीएन संधि के कारण इसमें धारा बहती है। तो इस प्रकार बाह्य वैद्युत परिपथ में लगातार धारा बहती है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं कि कार्यविधि को, कि सर्वप्रथम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का स्रोत प्राथमिक कुंडली पर लगाते हैं, जिससे प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है। चूंकि इसी कुंडली से क्रोड संबंधित है और इसी क्रोड से द्वितीय कुंडली भी संबंधित है, अतः द्वितीय कुंडली में भी उसी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा बहती है। धारा के पहले आधे चक्र में सिरा जे धन विभव पर होता है तथा सिरा के ऋण विभव पर आ जाता है, अतः पहली पीएन संधि अग्र अभिनत में और दूसरी पीएन संधि उत्क्रम अभिनत में चली जाती है। अतः पहली पीएन संधि के कारण बाह्य वैद्युत परिपथ में धारा बहती है। और धारा के दूसरे आधे चक्र में, जब ये धारा ऋण दिशा में होती है, धारा के दूसरे आधे चक्र में सिरा के धन विभव पर तथा सिरा जे ऋण विभव पर आ जाता है। अतः पहली पीएन संधि उत्क्रम अभिनत में और दूसरी पीएन संधि अग्र अभिनत में आ जाती है। अतः दूसरी पीएन संधि के कारण अब बाह्य वैद्युत परिपथ में धारा बहती है। इस प्रकार बाह्य वैद्युत परिपथ में लगातार धारा बहती है। तो ये इसका रहा, ये जो ग्राफ है ये है निर्गत विभव, ये है निवेशी विभव का। ये जो ग्राफ है बच्चों किसका है? निवेशी, मतलब इनपुट वोल्टेज का, इसको निवेशी विभव। और जो यहाँ से धारा का ग्राफ बच्चों प्राप्त होगा वो इस प्रकार से रहा होगा। जब पहले आधे चक्र में धन दिशा में रहा होगा तो इस पीएन संधि के कारण धारा वही होगी, तो ये धारा का या विभव का ग्राफ है। और दूसरे आधे चक्र में इसके कारण वही होगी, तो इसका ग्राफ फिर इसी प्रकार से ही दिखाएंगे। तो देखिए बच्चों ये कैसी तरंग है? ये तुम्हारी पूर्ण तरंग है। कैसे? अगर इसको यहाँ से हटा दिए, मतलब इसको यहाँ से हटा दिया जाए तो ये क्या हो गई? तो आधी तरंग होगी। क्यों? क्योंकि जब इसका ये अर्धचक्र ही तो है, आधा चक्र, दूसरा आधा चक्र पूरा नहीं होगा। तो अगर केवल इतना डायग्राम है तो ये बच्चों आधी तरंग है। और मान लीजिए यही डायग्राम, ये नीचे वाला आधा हिस्सा उठाकर ऊपर ऐसे लगा दिया जाए, ये वाला हिस्सा पलटकर इधर लगा दिया जाए, तो ये बच्चों क्या हो गई? तो ये पूरी तरंग हो गई। तो क्या हो गई? पूरी विभव। इसको कहा जाएगा निर्गत विभव। क्या कहा जाएगा? निर्गत विभव। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन करना है। और इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए। तो इसमें लिखना क्या है? देखिए सर्वप्रथम बच्चों लिखना है तुमको, सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर, किसकी पन्नी? सोने की पतली पन्नी या फिल्म। सर्वप्रथम इसमें लिखना है तुमको संक्षिप्त वर्णन में कि सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर, ये इसका मान लीजिए कोई सोने का एक परमाणु है तो एक परमाणु के बारे में तुमको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और पन्नी या फिल्म में तो बहुत सारे परमाणु रहे होंगे। तो इसमें लिखना है बच्चों सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने सोने के पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की और निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर क्या किया? अल्फा कणों की बमबारी की और निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षणों से परमाणु के संरचना के बारे में ही बताया जाएगा। तो यहाँ पर एक हम बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये परमाणु का नाभिक है, तो कुछ ये अल्फा कण जा रहे हैं, कुछ तो ये अल्फा कणों के पथ हैं इस टाइप से बच्चों। अब देखिए इस प्रश्न में तुमको लिखना क्या है? इसमें लिखना है बच्चों सर्वप्रथम अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो इसमें लिख देना सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की और निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। देखिए पहला निष्कर्ष क्या लिखोगे? नंबर 1 में लिखना अधिकांश अल्फा कण फिल्म के आर पार हो गए। अधिकांश अल्फा कण फिल्म के आर पार हो गए। इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। जैसे ये कुछ अल्फा कण यहाँ पर देखिए इस परमाणु के आर पार जा रहे हैं, तो इससे ये पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, तभी ये अल्फा कण इस फिल्म को पार कर गए होंगे। तो पहला निष्कर्ष समझ गए होंगे। पहले निष्कर्ष में तुमको क्या लिखना है कि अधिकांश अल्फा कण फिल्म को पार कर गए या परमाणु को पार कर गए। इससे पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। नंबर 2 में लिखना है बच्चों कुछ अल्फा कण
कुछ अल्फा कण नाभिक से टकराए बिना किसी न किसी कोण पर विक्षेपित हो गए, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उस प्रारंभिक डायरेक्शन की दिशा से थीटा कोण पर, यानी किसी न किसी कोण पर क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। कुछ अल्फा कण अपनी मूल दिशा से नाभिक से टकराए बिना किसी न किसी कोण पर विक्षेपित हो गए। इससे निष्कर्ष निकला कि जो परमाणु का मध्य भाग होता है वो धनावेशित होता है। वो क्या होता है बच्चों, धनावेशित होता है। क्यों? क्योंकि ये बात पहले से पता थी कि अल्फा कण पर धनावेश होता है, कि अल्फा कण पर धनावेश होता है। तो इससे निष्कर्ष निकला कि जो परमाणु का मध्य भाग होता है वो धनावेशित होता है। तो दूसरा पॉइंट भी लिख लोगे कि कुछ अल्फा कण नाभिक से टकराए बिना किसी न किसी कोण पर विक्षेपित हो गए। इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु का जो मध्य भाग होता है वो धनावेशित होता है। तो क्योंकि इस पर तो पहले से प्लस था तो इसको प्लस ही, यहाँ अगर इस पर प्लस रहा होगा तो प्लस ही प्लस को रिपल करेगा, माइनस होगा तब तो अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब परमाणु का जो मध्य भाग होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। नंबर 3 में लिखना अधिकांश कुछ अल्फा कण, माफ कीजिएगा, कुछ अल्फा कण मध्य भाग से टकराकर 180 डिग्री पर मुड़कर वापस चले आए। कुछ अल्फा कण मध्य भाग से टकराकर 180 डिग्री पर मुड़कर वापस चले आए। इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु का जो मध्य भाग होता है वो ठोस होता है और इसी भाग को नाभिक कहते हैं, नंबर 4 में इन्होंने बताया कि थीटा कोण पर, मान लीजिए कितने कोण पर, थीटा कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या, मतलब थीटा कोण पर कितने अल्फा कण विक्षेपित हुए होंगे उनकी संख्या के लिए इन्होंने एक सूत्र दिया। और बच्चों सूत्र दिया n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/sin⁴ θ/2। नंबर 4 में इन्होंने बताया n इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी n व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, sin⁴ θ/2। ये है n क्या है यहाँ पर, प्रकीर्णित होने वाले थीटा कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की जो संख्या होती है वो n अनुक्रमानुपाती 1/sin⁴ θ/2। तो इस प्रकार से बच्चों आप यह प्रश्न भी आसानी से कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि ये 5-5 नंबर के प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगले आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखें, परिनालिका क्या होती है। एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है तुमको। तो सबसे पहले बच्चों परिनालिका के बारे में बताना है। तो देखिए परिनालिका क्या होती है, परिनालिका के बारे में बताओगे, यदि किसी आयताकार कागज अथवा दफदी के टुकड़े को बेलन के रूप में फोल्ड कर लिया जाए, बेलन के रूप में मोड़ लिया जाए, यदि किसी कागज अथवा दफदी के आयताकार टुकड़े को बेलन के रूप में मोड़ लिया जाए और इस पर तांबे आदि के विद्युत रोधी मतलब प्लास्टिक चढ़े हुए तार के बहुत सारे फेरे लपेट दिए जाएं, तो यह व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। और जब परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसे धारावाही परिनालिका कहते हैं। धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अर्थात किसी स्थान पर इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इसका एक सिरा उत्तर में तथा दूसरा सिरा दक्षिण में ठहरता है। जो सिरा बच्चों उत्तर में रहता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण में रहता है उसे दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहते हैं। या इसको दूसरी भी बात में रिप्रेजेंट कर सकते हो, यदि चीनी मिट्टी अथवा एस्बेस्टस की बेलनाकार क्षण पर तांबे आदि के विद्युत रोधी तार के बहुत सारे फेरे लपेट दिए जाएं तो यह व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। और जब परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसे धारावाही परिनालिका कहते हैं। यदि धारावाही परिनालिका को किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए गुरुत्व केंद्र पर बांधकर, तो इसका एक सिरा उत्तर में और दूसरा सिरा बच्चों दक्षिण में ठहरता है। जो सिरा उत्तर में रहता है उसे उत्तरी ध्रुव और जो सिरा दक्षिण में रहता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जब परिनालिका क्षण चुंबक की भांति बच्चों व्यवहार करती है तो इसके उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में इस प्रकार से प्रवेश कर जाती हैं। अब इस कंडीशन में होगा क्या, ध्रुवों के पास देखिए,
ध्रुवों के पास या इसके सिरों के पास असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है और इसकी अक्ष पर, अक्ष का मतलब जो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, उस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बच्चों लगभग एक समान होता है। तो आइए अब इसमें एक लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करने के लिए बच्चों हम सीधे सीधे अगर बताएं तो आसान तरीका यही है कि एक प्रणालिका की अक्ष ले लीजिए। मान लीजिए इस अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इधर मान लीजिए साउथ पोल है अक्ष का, और इधर बच्चों क्या है, या इधर मान लीजिए नॉर्थ पोल है बच्चों, और इधर क्या है, साउथ पोल है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रही होगी, ये किसी प्रणालिका की अक्ष है। अक्ष क्या होता है, अक्ष वो होता है जो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है, उसको प्रणालिका की अक्ष बोलते हैं। तो मान लीजिए ये किसी प्रणालिका की अक्ष है। अक्ष पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और सिरों पर, प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र असमान होता है। क्या होता है, असमान होता है। अब यहाँ पर देखेंगे अक्ष के, ये इसकी अक्ष है, मान लीजिए इसका नाम है ए बी। अब अक्ष से संबंधित, अक्ष से ही संबंधित एक हम बंद लूप ले लेंगे। ये इधर नॉर्थ पोल है इसका, ये मान लीजिए तुमने एक लूप ले लिया, तुमने एक बंद लूप ले लिया ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी बच्चों, वह नॉर्थ पोल से निकल रही होंगी और साउथ पोल में प्रवेश कर रही होंगी इस टाइप से। अब सबसे ज्यादा और एक समान चुंबकीय क्षेत्र अक्ष पर ही होगा। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस समय ए से बी की ओर है बच्चों। ए से किधर है, बी की ओर, यानी उत्तरी ध्रुव से किधर है, दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो अब करते क्या है, इस बंद लूप का, इस बंद लूप के लिए इसमें एम्पियर का परिपथी नियम लगाते हैं। इसमें बच्चों क्या लगाते हैं, एम्पियर का परिपथी नियम लगाते हैं। एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है बच्चों, एम्पियर का परिपथी नियम होता है किसी बंद लूप के लिए, किसी मान लीजिए कोई बंद लूप है और इस लूप के समस्त क्षेत्रफल से होकर आई धारा पास हो रही है, आई धारा पास हो रही, तो इसके किसी बिंदु पर हमको अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करते हैं। यानी एम्पियर का, शॉर्ट में कहें तो एम्पियर का जो परिपथी नियम होता है बच्चों, वो होता है किसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन, यानी बी डॉट डी एल। किसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन उस लूप द्वारा घिरी नेट धारा का, उस लूप द्वारा घिरी नेट धारा का, मान लीजिए लूप नेट धारा आई घेर रहा है तो इसका म्यू नॉट गुना होता है, तो उसका म्यू नॉट गुना होता है। ये एम्पियर का परिपथी नियम है। किसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन उस लूप द्वारा घिरी नेट धारा का कितने गुना होता है बच्चों, म्यू नॉट गुना होता है। तो आइए देखते हैं, अगर ए से बी तक हम सबसे पहले मतलब इसको ए बी सी डी को एक बंद लूप मानेंगे और इसके लिए अगर इस पर एम्पियर का परिपथी नियम लगाएंगे तो इसमें लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है बच्चों, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। ये क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम ए से बी तक समाकलन करेंगे तो लोअर लिमिट ए हो जाएगी, अपर लिमिट बी हो जाएगी। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बी है और इनटू मान लीजिए इसकी लंबाई डी एल है। इसका कोई सूक्ष्म अवयव क्या ले लेते हैं, पूरी लंबाई अगर ए से बी तक मान लीजिए एल है तो इसका एक सूक्ष्म अवयव क्या रहा होगा, डी एल रहा होगा। सिर्फ इतने पार्ट के लिए इसका अगर हम रेखीय समाकलन करें, जिस पर लिमिट हमने डाल दी है ए से बी, तो जब लिमिट डालेंगे समाकलन करने के बाद तो ए से बी तक का चुंबकीय क्षेत्र पता हो जाएगा, यानी इसका रेखीय समाकलन हो जाएगा। प्लस अगली बार बी से सी तक इसका समाकलन करेंगे तो बी से सी, फिर लिखेंगे बी डॉट डी एल, प्लस अगली बार सी से डी तक करेंगे, सी से डी पुनः लिखेंगे बी डॉट डी एल, प्लस अगली बार डी से ए तक करेंगे तो डी से ए पुनः लिखेंगे बच्चों बी डॉट डी एल। अब यहाँ पर समझना थोड़ा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की ये दिशा है, ये इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, जबकि इसकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रही है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ पर भी देखिए चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और ये जो डी ए भुजा है, ये डी ए भुजा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रही है, 90 डिग्री कोण बना रही है। और यह भुजा जो है, यह भुजा जो है बंद लूप की डी सी, यह अक्ष से बहुत दूर है, तो अक्ष से बहुत दूर प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अक्ष से बहुत दूर प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र बच्चों क्या होता है, शून्य होता है। तो इस भुजा के कारण कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ये
क्लोज्ड का मतलब है बंद पृष्ठों के लिए समाकलन होता है। बी डॉट डी एल ये बराबर हो जाएगा बी डॉट डी एल ए से बी डॉट डी एल प्लस यहाँ पर देखिए जब बी से सी के लिए समाकलन करोगे तो बी डॉट डी एल की अगर गुणा हम कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा बी डी एल कास थीटा, बी डी एल कास थीटा। और बी से सी के लिए जो थीटा है बच्चों कितना है 90 है, थीटा कितना है 90 है, तो बी डी एल कास 90 प्लस सी से डी वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है हमने तुमको बता दिया सीधे, ये क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, क्योंकि यह भुजा जो है यह लूप मतलब अक्ष से बहुत दूर है लूप की भुजा। प्लस डी से ए बी डॉट डी एल की गुणा हो जाएगी बी डी एल कास थीटा, थीटा यहाँ पर भी बच्चों कितना होगा, इस भुजा के साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितना कोण बनाएगी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो यहाँ भी थीटा 90 होगा। इस कंडीशन में देखिए हो जाएगा बच्चों क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल ए से बी डॉट डी एल और कास 90 की वैल्यू 0 होती है बच्चों, कास 90 का मान 0 होता है। 0 से पूरी गुणा क्या हो जाएगी, 0 से पूरी गुणा 0 होगी, 0 डी एल की गुणा 0 होगी, कास 90 की वैल्यू 0 होती तो ये पद भी क्या होगा बच्चों 0 होगा। तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। अब देखिए ये तीनों पद 0 हो गए, बी डॉट डी एल की गुणा करोगे तो हो जाएगा बच्चों ए से बी डी एल कास थीटा, क्या हो जाएगा बी डी एल कास थीटा। अब यहाँ पर थीटा देखिए ए से बी तक जब समाकलन कर रहे हो किया गया है तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके लंबाई के अनुदिश है, तो यहाँ थीटा बच्चों 0 लिया जाएगा। ए से बी के लिए थीटा क्या लिया जाएगा 0 लिया जाएगा। अब ये फिगर हम मिटाए देते हैं यहाँ पर, तो ये प्राप्त क्या होगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर क्या आ जाएगा बी डी क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल और कास 0 की वैल्यू वो ए होगी, लिमिट क्या है बच्चों ए से बी है, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, इसमें देखिए बच्चों डी एल जब लगा है तो डी एल के लिए यल वाला पद चर होगा, बी अचर होगा, बी को बाहर लाएंगे तो यहाँ केवल डी एल हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी ए से बी, तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर हो जाएगा बी 1 डी एल का इंटीग्रेशन बच्चों यल होता है, इस पर लिमिट क्या डालेंगे ए से बी, तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर हो जाएगा बी, पहली बार चर के जगह पर अपर लिमिट डालेंगे, माइनस लगाएंगे, चर के जगह पर लोअर लिमिट डालेंगे, तो ये हो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर ये आ गया देखिए बी। अब थोड़ा इसको नोट कर लेना, यहाँ पर पुनः दोबारा बता देते हैं मिटाकर इसको कि देखिए जैसे ये बिंदु ए था, ये बिंदु क्या था बच्चों बी था, और इसकी लंबाई हमने क्या मानी थी एल मानी थी। मान लीजिए ये कोई एक्स वाई अच्छा है और ये मान लीजिए ये क्या है एक्स अच्छा है। अब बताओ मान लीजिए ये वाला सिरा जो है ये एक्स अक्ष वाई अक्ष मूल बिंदु से ए दूरी पर है और ये वाला सिरा बच्चों कितनी दूरी पर बी दूरी पर, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है मूल बिंदु से यहाँ तक जो दूरी है वो बी है और मूल बिंदु से यहाँ तक ये पीछे वाली दूरी बच्चों क्या है ए है। अगर इस पूरी दूरी बी से ये पीछे वाली दूरी ए घटाएंगे तो यही दूरी तो हमको प्राप्त होगी, यानी बी माइनस ए का मान क्या होगा एल होगा। तो जहाँ लिखा है बी माइनस ए वहाँ पर बच्चों क्या डाल देंगे एल डाल देंगे, वहाँ क्या डाल देंगे एल डाल देंगे। अब थोड़ी भाषा और लिखी जाएगी, वो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर लिख लेना माना परिनालिका के एकांक लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या स्मॉल एन है। माना परिनालिका के एकांक लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या स्मॉल एन है तथा प्रत्येक फेरे की धारा आई है। प्रत्येक फेरे की धारा बच्चों क्या है आई है। तो कुल धारा बच्चों क्या हो जाएगी परिनालिका मतलब अक्ष के आसपास टोटल धारा क्या हो जाएगी। परिनालिका के एकांक लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या n है तथा प्रत्येक फेरे की धारा क्या है बच्चों ये आई है। तो हर एक फेरे की धारा आई है तो 2 फेरों की 2 आई, 3 फेरों की 3 आई, तो n फेरों की बच्चों कितनी हो जाएगी n आई। लेकिन ये n क्या है ये एकांक लंबाई के फेरे हैं, तो कुल फेरे क्या होंगे इसमें कुल धारा से पहले हम क्या निकाल लेंगे
सबसे पहले इसमें निकालेंगे कुल फेरे। क्या निकालेंगे बच्चों? कुल फेरे। तो देखिए कुल फेरे क्या होंगे? कुल फेरे हो जाएंगे n इंटू एल, क्योंकि एक लंबाई में n फेरे हैं, दो लंबाई में 2l, तीन लंबाई में 3l, तो l लंबाई में nl फेरे हो जाएंगे। तो कुल धारा क्या होगी? तो कुल धारा होगी बच्चों INL। कितनी धारा हो जाएगी? INL। अब देखिए ये दिया क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट DL बराबर क्या दिया है? BL। ये एम्पियर के परिपथीय नियम से इसका मान होता है म्यू नॉट I। क्या होता है? म्यू नॉट I बराबर BL। म्यू नॉट I बराबर BL। तो म्यू नॉट को म्यू नॉट लिखेंगे। ये I क्या है बच्चों? इसमें नेट धारा है, और नेट धारा तुम्हारे पास कितनी है? मान लीजिए नेट धारा तुम्हारी हो चुकी है INL, तो बराबर किसके हो जाएगा? BL के। LL कट जाएगा तो B बराबर बच्चों आएगा म्यू नॉट NI। B बराबर क्या आएगा? म्यू नॉट NI। तो यह प्रणालिका की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। यह प्रणालिका की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, यह चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होगा। आइए इसको नोट कर लेना। आइए अपने बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसमें कह रहा है एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन। कार्यफलन को बच्चों W से लिखते हैं। कार्यफलन को बच्चों W से लिखते हैं। कितना दिया है? 4 EB दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब EB वाली ऊर्जा को जूल में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा करते हैं। अब ये बच्चों ऊर्जा तुम्हारी कार्यफलन वाली ऊर्जा किसमें आ गई? जूल में। इस पर 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण मतलब फोटान आपतित होता है। तो फोटान जो आपतित होता है उसकी आवृत्ति कितनी दी है? आवृत्ति को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग पूछ रहा है। तो पहले निकालोगे फोटान की ऊर्जा। क्या निकालोगे बच्चों? फोटान की ऊर्जा। फोटान की ऊर्जा का फार्मूला होता है E बराबर hν, जिसमें H प्लांक नियतांक है, जिसका मान 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। न्यू प्रकाश की आवृत्ति है 3 × 10⁻15। सॉल्व करोगे 3 6 के गुणा करोगे 18, 3 6 के गुणा 18 1 19, 19.8। 34 से 15 पावर कट जाएंगी तो 10 की पावर क्या बचेंगी बच्चों? -19 बचेंगी। इतने जूल फोटान की ऊर्जा रही होगी। अब यही ऊर्जा जब फोटान किसी इलेक्ट्रॉन को देगा तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग पूछता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है उसके अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो EK होती है, ये फोटान की ऊर्जा से क्या घट जाता है? मतलब जितनी ऊर्जा फोटान की होती वही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होती है, और इसमें से धातु का कार्यफलन घटाया जाता है। तो EK बराबर हो जाएगा hν - W। तो EK बराबर hν कितना दिया है बच्चों? hν, ये hν वाली ऊर्जा यानी EK ही तो निकाला है, या कह लीजिए ये hν निकली है। कितनी निकली है hν? ये जो फोटान की ऊर्जा है ये निकली है बच्चों 19.8 × 10⁻⁻19। इसमें से W घटा देंगे। W कितनी बन रही है? कार्यफलन जूल में कितना बन रहा है? 16 चक्कू 64, 6.4 × 10⁻⁻19 जूल। तो EK बराबर इसमें कॉमन क्या है बच्चों? 10⁻⁻19 कॉमन है। ब्रैकेट में हो जाएगा 19.8 - 6.4। इसको सॉल्व करेंगे तो EK बराबर 10⁻⁻19 इंटू घटाओ इसको 8 से 4 जाएगा 2, माफ़ कीजिएगा 8 से 4 जाएगा 4, और यहाँ 9 से 6 जाएगा 3, 1 का 1 तो 13.4 आएगा। तो अब ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। पूछता क्या है इसमें? वेग। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है ½ mv²। तो ½ mv² कितना आ गया? 13.4 × 10⁻⁻19। यहाँ से जब v² बराबर करेंगे बच्चों तो ये 2 मल्टीपल में चला जाएगा। 13.4 × 10⁻⁻19, ये 2 जो है बटे का नंबर ये गुणे में जाएगा, और जो यम गुणे में है ये बटे में आएगा। तो इधर का हम रफ किए देते हैं। तो यहाँ से v² बराबर देखिए कितना हो जाएगा? 13.4 × 2 × 10⁻⁻19। ये यम क्या है? ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ही गतिज ऊर्जा है तो ये द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होगा। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों दिया नहीं है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए, लगभग 9 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो यहाँ से इसको सरल करते हैं, 10⁻⁻19 से 19 पावर कट जाएंगी तो ये v², इसको गुणा करिए 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 कम 2, एक संख्या बाद दशमलव लगाओगे
तो ये हो जाएगा 26.8 बटे 9, 10 की पावर 19, 19 कट गई तो नीचे कितनी पावर बच गई माइनस की, नीचे बची माइनस की 12 पावर, ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी। ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर जीरो बढ़ाओगे, 2 से काटिए, 2 अक्कम 2, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 से काटोगे 45 बार कटेगा तो बी स्क्वायर तुम्हारा हो गया बच्चों 134 बटे 45 गुणे 10 की पावर 12। 134 को 45 से डिवाइड करोगे, 45 चक्कू तो लगेगा नहीं, 180 होता, तियाँ 45, 3 बार लगाओ, 3 बचे 15, 3 चक्कू 12, 13, ज़्यादा हो जाएगा लगभग। अरे मान लीजिए लगभग 3 बार लग रहा है। 45 का टेबल 134 में लगभग कितने बार बच्चों लग रहा है, 3 बार। तो 3 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा 12, यानी v का स्क्वायर हटाओगे तो इस संख्या पर रूट लगाओगे और 10 की पावर 12 का वर्गमूल जो होगा वो घाते आधी हो जाएंगी वर्गमूल में, 10 की पावर 6 हो जाएंगी बच्चों। अब इस प्रकार से v बराबर क्या हो जाएगा √3 गुणे 10 की पावर 6, यूनिट क्या लगाओगे वेग की, मीटर पर सेकंड। तो ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। ये बच्चों बढ़ते हैं अपने 8 नंबर की प्रश्न की ओर, और यह प्रश्न एक बेहतरीन प्रश्न है, एक बहुत ही अच्छा सेलेक्टेड प्रश्न है। देखिए दिया है, ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, जब 2 क्रासित पोलेराइडों के बीच एक तीसरा पोलेराइड घुमाया जाता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो आइए सबसे पहले तुमको थोड़ा ध्रुवित प्रकाश के बारे में बताते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई पोलेराइड है, पोलेराइड में ये जो संचरण, ये पोलेराइड जो होते हैं, पोलेराइड, थोड़ा पोलेराइड के बारे में समझ लीजिए। यदि नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली फिल्म पर कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट के अतिसूक्ष्म क्रिस्टल इस प्रकार लगाए जाएं कि इनकी अक्ष एक दूसरे के समांतर रहे, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। यदि नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली फिल्म पर कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट के अतिसूक्ष्म क्रिस्टल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि इनकी प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतर रहती है और इस संपूर्ण उपकरण को कांच की 2 पतली प्लेटों के बीच में दबा दिया जाता है, तो इस व्यवस्था को बच्चों पोलेराइड कहते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, पोलेराइड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहता है ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, तो ये कोई पोलेराइड है, तो इसमें जो प्रकाशिक अक्ष होगी, प्रकाशिक अक्ष को ध्रुवण की दिशा मानते हैं। तो बच्चों इस पोलेराइड की ये हो जाएगी ध्रुवण की दिशा, मतलब इस पोलेराइड की ध्रुवण की दिशा ऊपर नीचे है। तो जब पोलेराइड पर, जब किसी, इसमें लिखना है तुमको ध्रुवित प्रकाश में, कि जब किसी पोलेराइड पर समतल आध्रुवित प्रकाश डाला जाता है, समतल आध्रुवित प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र के कंपन जो होते हैं, वैद्युत वेक्टर के कंपन, वो सभी संभव दिशाओं में होते हैं। तो जब ये कैसा प्रकाश है बच्चों, जिसमें सारे दिशाओं में कंपन हो रहे हैं, ये आध्रुवित प्रकाश है। तो इसमें लिखोगे कि जब समतल आध्रुवित प्रकाश किसी पोलेराइड पर डाला जाता है या किसी टूरमैलिन नामक रेखा छिद्र के पदार्थ पर डाला जाता है, यहाँ पर पोलेराइड के जगह पर टूरमैलिन नामक पदार्थ भी हो सकता है, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र के केवल वही कंपन बाहर आते हैं, जिनकी अक्ष जो होती है, इन अक्षों के क्या होती है, ध्रुवण की दिशा के क्या होती है, समांतर होती है, यानी एक दिशा में ही कंपन बचते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हो कि जब समतल आध्रुवित प्रकाश किसी पोलेराइड पर आपतित किया जाता है, तो पोलेराइड से होकर केवल वही कंपन बाहर आते हैं जिनकी अक्ष इसकी ध्रुवण अक्ष के समांतर होती है या ध्रुवण की दिशा के समांतर होती है। शेष कंपन पोलेराइड द्वारा रोक लिए जाते हैं। जो कंपन इसमें ऐसे प्रवेश कर रहे होंगे वो नहीं निकल पाएंगे, जो खड़े खड़े इसमें प्रवेश करेंगे बच्चों वो पार हो जाएंगे। तो इस प्रकार पोलेराइड से प्राप्त प्रकाश को बच्चों क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। इसके बाद
कहता है जब दो क्रासित पोलेराइड, क्रासित पोलेराइड का मतलब होता है बच्चों कि उनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए पहला पोलेराइड है, ये पहला पोलेराइड है और ये दूसरा पोलेराइड है। पहले पोलेराइड में जो ध्रुवण दिशा है वो ऊपर नीचे है इस प्रकार से, और दूसरे पोलेराइड की ध्रुवण दिशा इस प्रकार से है, तो इनको क्रासित पोलेराइड कहा जाएगा। ये दूसरा है बच्चों, ये पहला पोलेराइड है। ध्रुवण दिशा का मतलब देखिए इसकी दिशा किधर है बच्चों, ऊपर की ओर, इसकी दिशा इस डायरेक्शन में है, ये इसके है ध्रुवण की दिशा, ये इसके क्या है बच्चों, ये है ध्रुवण की दिशा। और इस पोलेराइड में बच्चों देखा जाए तो ऊपर की ओर, ऊपर या नीचे की ओर क्या है, यानी यहाँ ऊर्ध्वाधर ध्रुवण की दिशा है, यहाँ क्षैतिज ध्रुवण की दिशा है। तो ये है इसमें ध्रुवण की दिशा। तो इनके ध्रुवण दिशाओं के बीच जब कोण 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री, एक की ध्रुवण दिशा ऊर्ध्वाधर है और दूसरे की हॉरिजॉन्टल है, मतलब एक की वर्टिकल दूसरे की हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर जो ध्रुवण दिशाओं के बीच होगा कोण 90 डिग्री होगा। और तब कहा जाएगा कि दोनों पोलराइड एक दूसरे से क्रासित स्थिति में है। अगर इसको घुमाकर इसके भी ध्रुवण की दिशा ऊपर कर दी जाए तो कहा जाएगा दोनों पोलराइड परस्पर समांतर हैं। और अगर 90 डिग्री पर ध्रुवण की दिशाएं होंगी तो कहा जाएगा कि दोनों पोलराइड परस्पर क्रासित स्थिति में हैं। तो जब दो क्रासित पोलराइडों के बीच एक तीसरा पोलराइड घुमाया जाता है, यहाँ पर एक हमने तीसरा पोलराइड लाकर रख दिया दोनों के बीच में, मान लीजिए इसको घुमाया जाता है, तो मान लीजिए इसकी ध्रुवण दिशा पहले वाली ध्रुवण दिशा से, पहले वाली की ध्रुवण दिशा किधर है बच्चों, ऊपर की ओर, इसकी ये रही क्या, ध्रुवण की दिशा। और अगर हम पहले वाली की ध्रुवण की दिशा यहाँ पर देखें बच्चों तो ये किधर है, ये ऊपर की ओर है ध्रुवण दिशा। तो ये पहले की ध्रुवण दिशा हो गई, ये बच्चों दूसरे की ध्रुवण दिशा हो गई इस डायरेक्शन में। ये मान लीजिए दूसरे पोलराइड की ध्रुवण दिशा, तुमने इसको थीटा कोण घुमा दिया है पहले के सापेक्ष, तो पहले के और दूसरे के ध्रुवण दिशाओं के बीच जो बच्चों कोण बन रहा है यहाँ पर वो थीटा डिग्री का बन रहा है, घुमाया जाता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाला, तो जो यहाँ लास्ट वाले माफ कीजिएगा पोलराइड से जो प्रकाश पार हुआ होगा उसकी तीव्रता में क्या परिवर्तन हुआ होगा उसकी व्याख्या करना है। तो मान लीजिए यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है उसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन बच्चों एक ही दिशा में शेष बचेंगे। मान लीजिए इसमें से निकले हुए प्रकाश की तीव्रता क्या है, I0। यही जब I0 तीव्रता का प्रकाश यहाँ पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ से जो पार प्रकाश है उसकी तीव्रता हम I मान लेते हैं, और यहाँ से जो प्रकाश प्राप्त होगा उसकी तीव्रता बच्चों हम I' मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम I निकालेंगे। I निकालने के लिए बच्चों हम माइलस के नियम का उपयोग करेंगे। माइलस का नियम क्या होता है, माइलस का नियम होता है बच्चों I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। I बराबर I0, I मतलब निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा और ध्रुवण की दिशा के बीच की कोज्या के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो कंपन यहाँ पर पड़े होंगे खड़े खड़े, उसमें से केवल कितना प्रकाश बाहर हुआ होगा, I0 cos स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से इस I का मान आ गया, I बराबर हो गया I0 cos स्क्वायर थीटा। अब यह I का मान मतलब ये वाले वैद्युत वेक्टर के कंपन, यही वाले वैद्युत वेक्टर के कंपन जो थोड़ा इस डायरेक्शन में, कौन से कंपन निकले होंगे, खड़े वाले नहीं, जो कंपनों का जितना घटक इस डायरेक्शन में आया होगा वह घटक यहाँ से पार हुए होंगे इस दिशा के। तो बच्चों ये वाला कोण क्या होगा बता सकते हो, देखिए ये कोण, ये पहले की है ध्रुवण दिशा, तो पहले की ध्रुवण दिशा और ये जो वैद्युत वेक्टर के कंपन इस डायरेक्शन के पार होंगे, इस वाले डायरेक्शन के, तो इधर ये कोण बच्चों हमने थीटा यहाँ माना है, तो इधर वाला जो कोण हमारा बचेगा यानी ये वाला कोण, ये वाला जो कोण बचेगा ये वाला कोण, तो पूरा ये कोण बच्चों 90 होता है। इधर का अगर थीटा निकल जाएगा तो इधर क्या बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस थीटा। कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। तो अब देखिए जो I0 होगा, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, देखिए ये वैद्युत वेक्टर के कंपन खड़े खड़े हैं, तो यहाँ पर जब एक खड़े खड़े प्रवेश करेंगे तो इनका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, घटक माने वैद्युत वेक्टर के कंपन है, वैद्युत वेक्टर सदिश राशि होती है, इसका जितना घटक इधर आएगा वही तो इसमें से पार होगा, वही घटक इस पर इस डायरेक्शन में पड़ेगा। जब इस डायरेक्शन में पड़ेगा तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के कंपनों की दिशा ये हो जाएगी,
ये मान लीजिए हमने वेक्टर ई लिखा था, वेक्टर ई हो गया वैद्युत क्षेत्र के कंपनों की दिशा, जबकि इस पोलेराइड की ध्रुवण दिशा इस डायरेक्शन में है। तो हम जो कोण लेते हैं बच्चों वो वैद्युत क्षेत्र के कंपनों की दिशा तथा ध्रुवण की दिशा के बीच का कोण लेते हैं। तो जब ये वाला कोण ज्ञात करोगे तो ये पूरा 90 होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये कोण थीटा होगा, तो ये 90 से थीटा कम पड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अब बताइए यहाँ से जो निर्गत प्रकाश है जिसकी तीव्रता आई डैश है, तो आई डैश बराबर क्या होगा, आई डैश बराबर होगा इस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, इस पर कौन सा प्रकाश गिर रहा है, आई तीव्रता का, तो हो जाएगा आई कास स्क्वायर थीटा। लेकिन थीटा के जगह पर थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा के जगह पर बच्चों क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार से आई डैश बराबर हो जाएगा, आई के जगह पर आई का मान रखेंगे, आई का मान हमने कितना निकाला है यहाँ पर देखिए, आई का मान निकला है आई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो। अब ये क्या बनेगा आई डैश बराबर, इसमें एक काम करिए 4 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4 से गुणा करिए, साइन चाहो तो पहले लिख लीजिए 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, और 4 से भाग दे दीजिए, 4 से गुणा किया 4 से भाग दे देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आई डैश बराबर देखिए आई नॉट बटे 4, ये इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कास का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा बच्चों आई नॉट बटे 4, ये 2 साइन थीटा कास थीटा बच्चों सीधे फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, स्क्वायर लगाए तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे, तो आई नॉट बराबर हो जाएगा आई नॉट बटे 4 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब अगर अधिकतम तीव्रता का प्रकाश पार्व करना है, मतलब यह मान अधिकतम हो, यह मान अधिकतम हो, तो इसके लिए बच्चों क्या करना है, इस साइन स्क्वायर 2 थीटा का सबसे बड़ा मान लेंगे, यानी साइन का सबसे बड़ा मान लेंगे। तो साइन का सबसे बड़ा मान बच्चों जो होता है, यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन का जो सबसे बड़ा मान होता है वो क्या होता है 1 होता है, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट लेंगे, रूट का मतलब वर्गमूल लेंगे, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, तो एक मान जो होता है साइन में बच्चों कितने डिग्री का होता है, साइन 90 डिग्री का होता है, साइन साइन कट जाएगा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, 2 से 90 काटोगे थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 45 डिग्री, 45 डिग्री को बच्चों π/4 भी कहते हैं रेडियन में, रेडियन में बदलने के लिए डिग्री को π/180 से गुणा करते हैं, तो 45 चक्को 180 कितना आ जाएगा π/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो दूसरा पोलेराइड है, बीच वाला पोलेराइड नहीं, वो तो तीसरा है, जो दूसरा पोलेराइड है उस पर अगर कितने डिग्री पर, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा π/4। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो बीच वाला पोलेराइड है उसको कितने डिग्री घुमाया जाए, उसको कितने डिग्री घुमाया जाए, जो अधिकतम प्रकाश पार हो जाएगा तो π/4 रेडियन या 45 डिग्री घुमा दिया जाए, π/4 रेडियन या 45 डिग्री घुमा दिया जाए, तो अंतिम यानी दूसरे वाले पोलेराइड से अधिकतम प्रकाश पार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, जिसका आंसर क्या होगा बच्चों π/4 होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना देखते हैं 8 नंबर का। ये सारे प्रश्न बच्चों 5 नंबर में चल रहे हैं और हमारे द्वारा पढ़ाई गई अगर फिजिक्स आपके समझ में आ रही है, ये अग्रवाल प्रकाशन की अनसॉल्व्ड की सीरीज लेकर के मैं आप लोगों को लगातार प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर हमारे द्वारा पढ़ाई गई फिजिक्स आपको समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों के पास शेयर करना। मस्ती कहीं की फिजिक्स से यही की, मस्ती कहीं की फिजिक्स से यही की। एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक लैंप दिया है। क्या दिया है? लैंप दिया है। इसकी जो सामर्थ्य है P वो कितनी दी है? 50 वाट। कितनी है? 50 वाट। और इसको सप्लाई कितनी देनी है, मतलब इस पर सप्लाई कितनी लगाई जा सकती है? 100 वोल्ट की सप्लाई लगाई जा सकती है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लैंप का प्रतिरोध निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? लैंप का प्रतिरोध निकालेंगे। तो लैंप का प्रतिरोध P बराबर फार्मूला लगाएंगे V²/R। P बराबर V²/R। तो यहाँ पर देखिए P कितना है बच्चों? P कितना है? P है 50। V कितना है?
V है यहाँ पर देखिए बच्चों 100, तो 100 का स्क्वायर होगा 100 गुणे 100, यानी V स्क्वायर है तो 100 गुणे 100। V का मान 2 बार रिपीट करेंगे। R कितना है, R हमको ज्ञात करना है 50 अक्कम 50, 50 दूना 100, तो 1 बराबर 100 दूना 200 बटे R होगा। इसके नीचे एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर बच्चों कितना होगा 200 ओम, यानी लैंप का जो प्रतिरोध होगा बच्चों कितना होगा 200 ओम। एक लैंप है जिसका प्रतिरोध कितना है 200 ओम है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी लैंप में। अगर 100 वोल्ट पर इसको जलाते हैं तो धारा I बराबर, I निकालने के लिए P का फार्मूला, पहले हमने P का फार्मूला V और R के पदों में लगाया। P का फार्मूला I के पदों में होता है बच्चों I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर R। तो P कितना है, P है बच्चों 50, I स्क्वायर है, R कितना है 200 है। तो यहाँ से I स्क्वायर बराबर होगा 50 बटे 200, 0 0 कटेगा, 5 अक्कम 5, 5 अक्कू 20, यानी I स्क्वायर बराबर बच्चों 1/4 होगा। तो I बराबर क्या होगा, इसका वर्ग घटाओगे इसका वर्गमूल निकालोगे 1/2, 1 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा 0.5 एम्पियर की ये धारा ले सकता है। अब आइए बढ़ते हैं, इसको थोड़ा आगे ले चलते हैं। इसको 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ना है। कहाँ किससे जोड़ना है, 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ना है। तो यहाँ पर एक फिगर बताते हैं तुमको, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से संबंधित प्रश्न है। तो एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बना लेते हैं जिसमें R ओम का एक प्रतिरोध है और एक C फैरेड का मान लीजिए ये संधारित्र है। ये कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। ये प्रतिरोध R जो लगाया अभी हमने पीछे निकाला है, R का मान बच्चों कितना प्राप्त हुआ है 200 ओम। और यहाँ पर मान लीजिए C फैरेड का संधारित्र लगा है, C फैरेड का धारिता का मात्रक बच्चों C फैरेड का ये संधारित्र लगा है। प्रतिरोध के सिरों पर हम वोल्टेज को VR से लिखेंगे, संधारित्र के वोल्टेज को बच्चों हम VC से लिखेंगे। और पूरी सप्लाई जो दी जा रही है, पूरा वोल्टेज जो लगाया जा रहा है वो कितना लगाया जा रहा है बच्चों 200 वोल्ट का लगाया जा रहा है, 200 वोल्ट का लगाया जा रहा है। इस धारा को नोट कर लेना। अब देखिए अब होगा क्या, अब जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इसका एक ग्राफ बनता है इस प्रकार से, जैसे x अक्ष है ये y अक्ष है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो परिणामी विभव होगा, परिणामी विभव प्रतिरोध का वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं और प्रतिरोध का वोल्टेज x अक्ष की डायरेक्शन में दिखाया जाता है। संधारित्र का वोल्टेज जो होता है बच्चों वो y अक्ष की ऋण दिशा में दिखाया जाता है। इनका परिणामी VR और VC का जो परिणामी होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर परिणामी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पहले का स्क्वायर यानी VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। दो वोल्टेज जब 90 डिग्री पर कार्य कर रहे हो तो जब उनका परिणामी निकाला जाता है तो उनका परिणामी कैसे निकलता है, V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। तो ये जो परिणामी रिजल्टेंट वोल्टेज है वो कितना दिया गया है 200, तो यहाँ हो जाएगा 200 स्क्वायर। VR कितना है, VR का मतलब है प्रतिरोध का वोल्टेज, प्रतिरोध का जो वोल्टेज है बच्चों कितना दिया है, देखिए लैंप का जो वोल्टेज है वो कितना है यहाँ 100 है, तो ये 100 स्क्वायर प्लस संधारित्र का वोल्टेज हम VC निकालेंगे। दरअसल श्रेणी क्रम में है तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, करंट नहीं डिवाइड होगी। 200 का स्क्वायर बच्चों 400 होगा, माफ कीजिएगा 200 का स्क्वायर बच्चों 2 का स्क्वायर 4 होगा, डबल जीरो का 4 जीरो हो जाएगा। 100 का स्क्वायर बच्चों 10,000 हो जाएगा प्लस VC स्क्वायर, ये 40,000 हो गया। 10,000 इधर लाओगे घट जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा VC स्क्वायर। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों बचेगा 30,000 बराबर VC स्क्वायर। 30,000 को लिख सकते हो बच्चों 30 गुणे 10,000, या लिख सकते हो VC स्क्वायर बराबर 30,000 यानी VC स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हो 10,000, क्या 10,000 गुणे 3। अब VC बराबर करोगे बच्चों तो 10,000 का वर्गमूल लोगे तो 100 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको संधारित्र का वोल्टेज VC प्राप्त हो जाएगा। संधारित्र का वोल्टेज क्या प्राप्त हो जाएगा, VC प्राप्त हो जाएगा। जब VC प्राप्त हो जाएगा तो VC बराबर होता है IXC, VC बराबर XL, VL बराबर होता है IXL। ये दो फार्मूले होते हैं। कुंडली के लिए VL बराबर होता है IXL
और संधारित्र का विभव VC बराबर होता है IXC, जहाँ XC जो होता है वो संधारित्र का प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर हम किस फार्मूले का बच्चों प्रयोग करेंगे, हम लगाएंगे VC बराबर IXC, जहाँ XC जो है संधारित्र का प्रतिरोध है। तो VC कितना निकला है बच्चों, VC देखिए तुम्हारा निकला है 100√3 बराबर I तुमने निकाली थी अभी 0.5 एम्पियर इंटू XC। यहाँ से XC बराबर करोगे तो ये हो जाएगा 100√3, ये 0.5 बच्चों बटे में आएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो इसमें एक जीरो और बढ़ाओगे, यानी ये बनेगा 1000√3 बटे 5, 5 दूना 10। तो XC कितना आ गया 200√3। अब XC बराबर फार्मूला होता है बच्चों 1/ωc। XC बराबर क्या होता है 1/ωc। तो यहाँ से देखिए ये किसके बराबर है 200√3 के, और ओमेगा बराबर होता है बच्चों 2πf। ओमेगा बराबर 2πf इंटू C बराबर 200√3। इधर का रफ किए देते हैं, यहाँ से देखिए इसके नीचे एक मानोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 2πfc और 200√3 की गुणा करोगे तो हो जाएगा 2πfc बराबर, नहीं इसके नीचे एक मानोगे तिरछी गुणा करोगे तो बच्चों हो जाएगा 2πfc इंटू 200√3 बराबर 1। तो F बराबर यानी हमको क्या निकालना है, धारिता C निकालना है। तो C बराबर हो जाएगा 1/2πf इंटू 200√3। तो C बराबर 1/2π की वैल्यू 3.14। F की वैल्यू, ये F फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, F फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति है जो कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज इंटू 200√3। तो पॉइंट हटाएंगे बच्चों, इधर दो संख्या है तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ 50 से कटेगा 50 दूना 100, 2 से कटेगा ये एक बार, तो C बराबर आएगा बच्चों 1/314। 200√3 की वैल्यू 1.732, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 200 00 से 00 कट जाएगा, 2 पंचे 10 कटेगा, तो C बराबर हो जाएगा 5/314 गुणे 17 32। इसको इधर रफ किए देते हैं, थोड़ा प्रश्न बड़ा है क्योंकि 5 नंबर में है बच्चों। तो ये C बराबर प्राप्त होगा 5 बटे इसकी गुणा करेंगे 17 32 की गुणा करेंगे किससे 314 से, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 1 29, 4 अक्कम 4, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 1 29, 4 अक्कम 4 2 6, 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 सत्ती 7, 1 अक्कम 1, फिर 3 से गुणा करेंगे 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 अक्कम 3 2 5, ये 8 2 2 4, 9 3 12 6 15 और 7 7 6 13, 9 7 16, 16 6 22, 22 1 23, 1 1 2, 2 2 4 और ये 5, इतना आया कितना 54 35 48। ये किस में होगा, ये बच्चों फैरेड में होगा। इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, इसको इससे अंश को हर से डिवाइड करेंगे, तो 5 को किससे डिवाइड करेंगे 54 35 48 से। यहाँ देखिए यहाँ पर बच्चों 0 पॉइंट करेंगे, 0 लगाएंगे, 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, नहीं लगेगा 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर नहीं लगेगा 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये 5 लाख है, ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये भी 5 लाख का, अभी 5 लाख हुआ, ये 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर 0 लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब इसका टेबल लगभग देखिए, अगर ये 5 लाख ही होता तो एक बार लगता, ये 5 लाख से कुछ ज़्यादा है तो लगभग बच्चों ये 9 बार लगेगा। कितनी बार लगेगा 9 बार लगेगा। तो C बराबर तुम्हारा जो होगा 0.000
अब एक बार ही हम लगाते हैं, आगे तुम लगा सकते हो। कितने जीरो हैं? 5 जीरो हैं, 5 जीरो हैं, फिर 9 है। अब अगर इसको हम और सरल करते हैं, ये फैरेड में आ रहा है, इसको और सरल करते हैं तो पॉइंट हटाएंगे तो 6 संख्या है इधर, नीचे 6 जीरो बढ़ाएंगे, 6 जीरो बढ़ाएंगे नीचे, तो सी बराबर ऊपर के जीरो ये सार्थक अंक नहीं होंगे संख्या के पहले के, तो ये हो जाएगा 9 बटे नीचे वाले को 10 की पावर 6 लिख सकते हो बच्चों, फैरेड में आएगा। तो सी बराबर हो जाएगा 9, 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यूनिट में यूनिट फैरेड होगी, तो नहीं, हाँ यूनिट फैरेड होगी। तो इस प्रकार से बच्चों लगभग इसकी धारिता कितनी प्राप्त हो जाएगी? 9 गुणे 10 की पावर -6 फैरेड। और तुम इसको दशमलव के एक संख्या बाद और तक लगा सकते हो। तो इस प्रकार से यह प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, जिसका आंसर हो रहा है 9 गुणे 10 की पावर -6 फैरेड। इसी को लगभग अगर माइक्रो फैरेड में बदलें तो 10 की पावर -6 हटाएंगे तो यहाँ फैरेड माइक्रो फैरेड में बदल जाएगा, तो इसकी धारिता लगभग 9 माइक्रो फैरेड प्राप्त होगी। तो ये अंतिम प्रश्न। तो आइए बच्चों, ये आपके 5वें पार्ट का पहले अनसॉल्व्ड के 5वें पार्ट का जो 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न चल रहा है, ये 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न चल रहा है, इसका बच्चों अंतिम प्रश्न दे दिया गया है। देखिए बोर्ड पर क्या लिखा है, बोर्ड पर लिखा है डी ब्रागली के द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है? डी ब्रागली के द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है? डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य का गतिज ऊर्जा से संबंध स्थापित करो। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए वैज्ञानिक डी ब्रागली ने बताया कि वैज्ञानिक डी ब्रागली के अनुसार कि जब द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन कामा प्रोटॉन गति की अवस्था में होते हैं, जब द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन कामा प्रोटॉन गति की अवस्था में होते हैं तो तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं, इन तरंगों को डी ब्रागली तरंगे कहते हैं तथा इनकी तरंगदैर्ध्य को डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य या डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको याद हो जाएगी कि जब द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन कामा प्रोटॉन गति की अवस्था में होते हैं तो तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं और इन तरंगों को डी ब्रागली तरंगे कहते हैं तथा इनकी तरंगदैर्ध्य को डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। अब देखिए अगर आइंस्टीन के अनुसार देखा जाए, आइंस्टीन के अनुसार देखा जाए तो फोटॉन की ऊर्जा E बराबर क्या होता है? mc²। इसको हम समीकरण क्या मान ले बच्चों? 1 मान ले। और अगर प्लांक के अनुसार देखा जाए, वैज्ञानिक प्लांक के अनुसार, तो फोटॉन की ऊर्जा जो होती है बच्चों वो E बराबर क्या होती है? h न्यू आवृत्ति के पदों में, जहां h प्लांक नियतांक है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। आगे देखो समीकरण 1 व 2 की तुलना से, अगर समीकरण 1 व 2 की बच्चों हम तुलना करेंगे तो इनके बाएं पक्ष आपस में बराबर हैं तो इनके दाहिने पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। यानी यहां से देखिए mc² बराबर होगा h न्यू के, mc² बराबर h न्यू के, और न्यू बराबर बच्चों फार्मूला होता है c/λ। c बराबर न्यू लैम्डा, जहां c प्रकाश का वेग है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति है, लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है, तो न्यू बराबर होता है c/λ। तो ये हो जाएगा mc² बराबर h, न्यू के स्थान पर क्या पुट करेंगे बच्चों? c/λ। यहाँ c² का मतलब बच्चों c गुणे c, c से एक पावर c की कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या? mc बराबर h/λ। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, तिरछी गुणा करेंगे तो बनेगा बच्चों mc गुणे लैम्डा बराबर h। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h/mc। ये mc गुणे की संख्या इधर बराबर में बटे में आ जाएगी जब लैम्डा बराबर करोगे। अब यहाँ पर समझना बेटा कि m क्या है? m फोटॉन का द्रव्यमान है, c फोटॉन का वेग है, तो द्रव्यमान गुणे वेग बराबर होता है संवेग। बराबर किसके होता है? संवेग। ये संवेग क्या होता है? देखिए यदि यम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिमान है, तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को बच्चों क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर यम द्रव्यमान है फोटॉन का और c फोटॉन का वेग है। c क्या है? प्रकाश का वेग है, फोटॉन का वेग है,
तो द्रव्यमान गुणे वेग जो होगा हमारा बच्चों क्या होगा, संवेग। और संवेग को p से रिप्रेजेंट करते हैं, संवेग को, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये बनेगा h अपान, और जहाँ पर mc लिखा है यहाँ पर लिख लेना, या तो यहाँ लिख लेना, चूंकि mc बराबर p, और p क्या है बच्चों, संवेग है। p क्या है, p संवेग है। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h अपान p, लैम्डा बराबर h अपान p। तो यह फोटान की डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य है। यह किसकी तरंगदैर्ध्य है बच्चों, यह फोटान की कौन सी तरंगदैर्ध्य है, डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य है, डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य है। इसके बाद आते हैं द्रव्य कणों के लिए। इसके बाद यहाँ तक नोट कर लेना। इसके बाद फिर द्रव्य कणों के लिए, द्रव्य कण में जैसे हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, आगे लिखोगे यदि गतिमान कण इलेक्ट्रॉन है, यदि गतिमान कण क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन गतिमान होगा तो इलेक्ट्रॉन का किसी भी स्थिति में वेग प्रकाश के वेग के बराबर नहीं होगा। इस संसार में प्रकाश के वेग के बराबर कोई दूसरा वेग नहीं है अभी तक ज्ञात। तो यदि गतिमान कण इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान यम, जिसका द्रव्यमान मान लीजिए यम है, और वेग जो है वो क्या है, v है, तो इसके लिए लैम्डा बराबर होगा h अपान, जहां पर हमने mc लिखा था वहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर यम है और वेग v है, तो c का काम कौन करेगा, v करेगा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपान mv। लैम्डा बराबर क्या बनेगा बच्चों, h अपान mv, जहां पर mv इलेक्ट्रॉन का संवेग है। अब देखिए यहां से क्या किया जाएगा, अब यदि इलेक्ट्रॉन v वेग से गतिमान है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, k बराबर हाफ mv स्क्वायर, k बराबर हाफ mv स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2k बराबर mv स्क्वायर, क्योंकि mv स्क्वायर एक की मल्टीप्लाई mv स्क्वायर, यहाँ से v स्क्वायर बराबर बच्चों होगा 2k अपान m, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2k अपान m। इधर रफ किए देते हैं। अब v बराबर जब करोगे तो हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 2k अपान m, इसका स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट लगाओगे। इसके बाद देखिए लैम्डा बराबर क्या था, लैम्डा बराबर था h अपान mv, तो लैम्डा बराबर h अपान m के जगह पर m लिखोगे, लेकिन v के जगह पर v नहीं लिखोगे, v के जगह पर ये वाला v का मान डाला जाएगा, क्या डाला जाएगा 2k, क्या डाला जाएगा 2k अपान m। तो लैम्डा बराबर, अगर कोई लैम्डा बराबर देखो जब प्राप्त करेंगे तो इसके लिए जो रूट के बाहर की संख्या m है, इसको बच्चों जब रूट में ले जाएंगे तो इसको स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा, तो ये रूट में जाएगा तो हो जाएगा m स्क्वायर इंटू 2k अपान m। अब m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा का जो मान प्राप्त होगा बच्चों प्राप्त होगा h अपान अंडर रूट 2mk, यानी लैम्डा बराबर क्या प्राप्त हुआ h अपान अंडर रूट 2mk। यह गतिज ऊर्जा के पदों में डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य का सूत्र है। यह गतिज ऊर्जा के पदों में k गतिज ऊर्जा है, तो यह गतिज ऊर्जा के पदों में डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य का सूत्र है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके अथवा प्रश्न को। अब इसमें देखिए दिया है बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान छद 0.3% हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो बंधन ऊर्जा में बच्चों क्या लिखना है, तुमको लिखना है जब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अनंत दूरी से आकर किसी नाभिक का निर्माण करते हैं, जब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अनंत दूरी से आकर किसी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उनका कुछ द्रव्यमान छत के रूप में टूटकर नष्ट हो जाता है। आइए इसके बाद बच्चों ये अथवा में देखिए ये अथवा प्रश्न दिया है, बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान छद 0.3% हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर बंधन ऊर्जा की तुमको परिभाषा लिखना होगा। बंधन ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है। बंधन ऊर्जा की परिभाषा बच्चों होती है किसी नाभिक को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसके प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को अनंत दूरी तक अलग अलग कर सके,
न्यूट्रॉनों को अनंत दूरी तक अलग अलग कर सके। किसी नाभिक को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसके प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को या उसके न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग अलग कर सके तो उस ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। मतलब जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बंधन मुक्त हो जाए, ये बंधन मुक्त हो जाएं तो उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं बच्चों? बंधन ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा आप दोबारा समझ लीजिए, किसी नाभिक को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसके न्यूक्लियनों को, न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो उसके न्यूक्लियनों को या जो उसके प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को अनंत दूरी तक अलग अलग कर सके। न्यूट्रॉन इधर अनंत दूरी तक चला जाए और प्रोटॉन इधर अनंत दूरी तक चला जाए तो इस न्यूनतम ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है, देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि यदि द्रव्यमान क्षति कितनी है 0.3%, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की, तो ये मास इफेक्ट निकालेंगे। टोटल द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम, इसका कितने प्रतिशत द्रव्यमान क्षति हो रहा है 0.3%। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे बच्चों 0 बढ़ाएंगे, कितना आया 3/1000 क्या किलोग्राम। अब आइंस्टीन का फार्मूला लगाएंगे, E बराबर डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, तो डेल्टा M कितना दिया है 3/1000 और C की वैल्यू बच्चों होती है 3 × 10⁸, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाओ 3/1000, 3 का स्क्वायर 9, 10⁸, 8 पावर डबल हो जाएंगी, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा बच्चों 9 × 27 बटे 1000 × 10⁻16 और यूनिट क्या लगेगी जूल। 27 को 1000 से भाग दोगे बच्चों तो आ जाएगा 0. या तो हम इसको 3 0 से यहाँ 3 पावर कैंसिल कर सकते हैं तो सीधे हो जाएगा 27 × 10⁻13 जूल। तो इस प्रकार से आपका ये पहला सेट समाप्त हुआ। अगर हमारे द्वारा कराया गया संपूर्ण अंशाल्ड अग्रवाल प्रकाशन सेट 1 जिसका कोड JS है और 2025 का समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्द ही अगला अंशाल्ड आपके समक्ष लेकर।